हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में पढ़े 10th के साइंस के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के कुछ लेक्चर्स देख चुके होंगे और इस वीडियो में कुछ नया सीखने को आए होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको इसी विषय एंड इसी बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, करीबन 30 मिनट्स के आसपास में जाएगी। ठीक है, 30 मिनट के आसपास में। ठीक है, और मैक्सिमम मेरा मतलब ज़्यादातर मेरा वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, 28 मिनट तक का होता है। ठीक है, तो ये वीडियो शायद उसी में से होगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही, जैसे वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी होने वाली है, तो वीडियो ऐसे भी बहुत जब लंबी होने वाली है उससे पहले जबकि वीडियो लंबी जब होने वाली है, ठीक है, तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे देख चुके होंगे कि हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा क्या है। जी हाँ, अम्लीय वर्षा क्या है, तो इसको हम जानेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। अम्ल, क्षार एवं लवण जो था हमारा चैप्टर 2, उसमें का बहुत सारे पीछे का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सूचक के प्रकार, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण, यहाँ पे बोल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण, तो चैप्टर 2 से भी रिलेटेड है कि अम्लीय वर्षा हम लोग कहते हैं किसको है। अम्लीय वर्षा, अभी इसका मतलब इस नाम को सुनकर आप लोग को लग रहा होगा कि अम्लीय वर्षा यानी कि बरसात जैसे पानी की होती है वैसे अम्लों की बरसात होगी। तो एक बात आपको बता दिया जाए, अम्ल बहुत खतरनाक भी होते हैं, कुछ थोड़े से मतलब कुछ हानिकारक नहीं होते और कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं। अगर अम्लों की वर्षा हो जाए तो मतलब समझ रहे हैं क्या होगा। तेजाब भी एक अम्ल ही है। जी हाँ, हाइड्रोजन सल्फेट बोला है। हाँ, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, उसी को हम लोग तेजाब भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट को। ठीक है, तो अगर इसकी वर्षा हो जाए तो सोच रहे होंगे क्या होगा। तो अम्लीय वर्षा हुआ है उसको नहीं कहते हैं कि अम्लों की वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए क्या होती है, वर्षा तो ये नॉर्मल ही होती है, बस इसके पीएच में, इससे पहले पीएच स्केल पढ़ाए थे, वो किस दिन काम आएगा, उसी दिन काम आएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या है नहीं मालूम है तो हम किस लिए हैं बताने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसकी डिफिनेशन पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, लिखा होगा क्या कि वर्षा के जल का पीएच मान, यानी कि वर्षा का जो जल, यानी कि जब बरसात होती है, जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है आप लोगों की भाषा में, तो जो पानी वहां से गिरता है, जो जल ऊपर से गिरते हैं, बादल के द्वारा जो जल हमारे ऊपर गिराए जाते हैं, तो वो जल का जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। किससे कम हो जाती है? पीएच मान किसका? वर्षा जल का। किसका? वर्षा जल का पीएच किससे कम हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है। तो ऐसी वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे और जो जल होता है ये उदासीन होता है। जल का जो पीएच मान होता है राइट 7 होता है और 7 से जैसे ही कम आएगा, यहाँ पे 5.6 से कम बताया है, जैसे ही यहाँ से कम होगी तो वर्षा क्या कहलाएगी? हमारी अम्लीय वर्षा कहलाएगी। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अगले टॉपिक्स पे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या कि अब जो हम अब बताने वाले हैं वो हमारा जो है कि बेसिक्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब जो हम कुछ बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जो एग्जाम के व्यू से, बोर्ड के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर ये अब यहाँ से जो आगे का वीडियोस है, इसी वीडियोस पे यहाँ से अगर आगे तक हम जहाँ तक भी पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी यौगिक बताएंगे उसका उपयोग बताएंगे, अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का पड़ेंगे आपके। 2 नंबर से 5 नंबर तक आपके फिक्स हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े हैं इसलिए नंबर की संख्या भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अगर कितने सोच रहे होंगे क्या कि मतलब कि 2 नंबर क्या मायने रखता है। जैसे कि पिछला वीडियो में फिर बताया हुआ था कि 2 नंबर के लिए ही यहाँ के किसी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रुक गया था। ठीक है, जिसके कारण उनको जो अपने जेब से पैसा लगाकर, अपने मतलब कि अपने पॉकेट से पैसा लगाकर आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर 2 नंबर आते तो उनके सारे जो है पैसे क्या सरकार उठाती। ठीक है, तो
इसको तो आप समझ गए होंगे कि 2 नंबर कितने मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम कुछ बताने वाले कुछ यौगिक का नाम और उसका उपयोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के नजरिए से, बोर्ड के व्यूज से। तो आइए फिर देखते हैं अपना सबसे पहला यौगिक देखते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, ये एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी कि Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो यानी कि NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये बनती कैसे है इसको हमको याद करना है, ठीक है। बनती कैसे है इसका प्रोसेस हमको जानना है। तो देखिए ये बनती साधारण नमक से ही है। ये क्या है, बनती जो है साधारण नमक से ही है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा सोडियम क्लोराइड से, तो देखिए एग्जाम में पूछता है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। एग्जाम के व्यूज में 5 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है। ऐसा नहीं तो कि 5 नंबर का यही क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर के क्वेश्चंस में 1 2 3 क्वेश्चन रहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा एक चौथा, और चौथा में ABC होगा, जिसमें से एक हो सकता है जो 2 नंबर आपको दे सके, ठीक है, 9 नंबर दे सके। तो वैसे ही है, आपको रटना नहीं, यहाँ पे समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जैसे ही जलीय विलयन कह दिया, मतलब क्या है, यहाँ पर हम NaCl तो लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड, साथ ही इसका जब जलीय विलयन बोल रहा है तो हम क्या H2O भी लिखिए लेते हैं। क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि यहाँ पे क्या देगा, विद्युत धारा देगा, यानी कि करंट देगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं CURENT, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, क्या दे रहा है, करंट, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, यह कौन, सोडियम क्लोराइड वियोजित होगा तो क्या बनेगा, सोडियम और क्लोराइड अलग बनेगा कि नहीं बनेगा, जी सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड कौन वियोजित होकर प्रवाहित करने पर, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, NaOH बना लेता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। और इसके आगे जो बनता है आप खुद जान सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी हम लोग कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि समीकरण हुआ कैसे। तो सोडियम क्लोराइड है, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा। अब H प्लस में टूटता है, आप लोग भी जानते हैं, और O माइनस में टूटता है, जानते हैं। तो जब H प्लस में टूटता है तो क्या NaH2 होगा, क्या कभी नहीं होगा, प्लस प्लस वाला कभी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन हाँ एक OH माइनस में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 2 H है, 1 O है, तो यार कि 2 H है, 1 O है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अगर इसके नजरिए से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये H प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, तो ये Na प्लस इस OH माइनस को लेके गया तो NaOH बन गया। जी हाँ, ये Na प्लस इस OH माइनस को लेके गया तो Na प्लस बना लिया, सॉरी NaOH प्लस NaOH बना लिया। अब यहाँ पर बचा क्या, H बचा, H2 बचा, तो यहाँ पे हम क्या H2 प्लस में निकाल देंगे क्या, जी। यहाँ पर अगर कोई सोच रहा है कि HCl बनेगा तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H2 के 2 अणु, यहाँ पे Cl के 1 अणु, ठीक है, तो नहीं बनेगा। Cl यहाँ पे H2 हो गया एंड साथ में Cl2 भी जाएगा, क्यों, क्योंकि Cl भी माइनस है, इसका भी कोई पूर्ण नहीं है, इसका भी अकेला नहीं है। ये समीकरण हमारी संतुलित नहीं है, आप लोग चाहे तो इसको संतुलित कर सकते हैं। जी हाँ, ये समीकरण संतुलित नहीं है हमारी, आप चाहे तो इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2Na लगाइए, 2Na Cl2 हो गई, तो यहाँ पे Cl2 तो दिख ही रहा है, साथ में H2 यहाँ पर एक H2 है, लेकिन यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2Na एंड H2, तो यहाँ पे 2 तो 4 H2, तो 2 H2 यहाँ का और 2 और ये 2 यहाँ का, तो 4 हो गया एंड H यहाँ पे O1 है, तो यहाँ पे भी O2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 2O2 भी आ रहा है, ठीक है, समझ गए। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वही, किसी को प्रॉब्लम है तो वही मेरा पुराना ट्रिक है, बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां पे आपको दिक्कत है वहां पर एक रेड कलर का बॉक्स बना है, हमारे नंबर 7645977225 जैसा कि स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन आपको दी जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। और एक और बात, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो उपयोग होता है धातुओं से ग्रीस हटाने में होता है। जी हाँ, इसका उपयोग भी लिख लीजिए, इसका उपयोग भी पूछता है धातुओं से ग्रीस हटाने में।
धातुओं से ग्रीस हटाने में, जी हाँ। दूसरा नंबर पे है साबुन बनाने में, जी हाँ, दूसरा नंबर साबुन बनाने में। और भी क्या प्रकार है, लेकिन दो आप याद कर लीजिए, दो नंबर पूछ सकता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर देखते हैं क्या मतलब कि अब हमारा जो दूसरा है, दूसरा यौगिक क्या है कि हमारा दूसरा यौगिक है विरंजक चूर्ण। जी हाँ, दूसरा यौगिक हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के बारे में हमको जानना है कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। तो विरंजक चूर्ण बनने से पहले आपको बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम याद होना चाहिए और उसका सूत्र भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक नाम है। उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर नहीं याद है तो जाइए बैच चलाने, कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग को इतना बढ़िया से बताया जाता है, कम से कम उसको याद करके रखिए। लेकिन आप लोग अगर नहीं याद करते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है इसको जानिए। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, या जैसा कि हम वीडियो में पीछे भी बोल चुके हैं कि इससे आगे जितने भी टॉपिक से सब एग्जाम के बोर्ड के नजरिए से रिलेटेड है, सब VVI मोस्ट इंपोर्टेंट VVI टॉपिक सब है, मोस्ट VVI टॉपिक सब है। क्या है इसमें जितना VVI लगाए ना कोई से उतना भी कम है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि विरंजक चूर्ण कैसे, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि लिखें और इसका दो उपयोग भी लिखें, ठीक है। डायरेक्ट 5 नंबर में दाग देगा, तो क्या कीजिएगा। तो ऐसे तो होता नहीं है कि 5 नंबर में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ही करके दो क्वेश्चन डाल दिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है उसके दो उपयोग लिखे एंड विरंजक चूर्ण कैसे बनता है इसके दो उपयोग लिखे, तो फिर 5 नंबर हो जाएगा, 2.5 नंबर का ना, तो फिर अटक जाएगा। इसलिए देखिए विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा नहीं होती है। विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि बता रहे हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण बनता है शुष्क बुझे हुए चूने पर, क्या कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को प्रवाहित कर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को प्रवाहित कर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसा कि हम बोले थे कि बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं हम, CaOH के होल ट्वाइस को, बुझा हुआ चूना CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोल रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को प्रवाहित कर, यानी कि CaOH प्लस Cl2, तो क्या प्राप्त होता है, प्रवाहित कर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। प्रवाहित करने पर क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यही हमारा विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण, जहां विरंजक चूर्ण है यही हमारा विरंजक चूर्ण है। CaOCl2, ठीक है, ये हमारा विरंजक चूर्ण है CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जी हाँ, इसको बोलते हैं लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसका समीकरण में दिया हुआ है, सिर्फ इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। अब इसका उपयोग में चलते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है वस्त्र उद्योगों में सूती के विरंजन के लिए होता है। विरंजन मतलब विरंजक चूर्ण अलग है और विरंजन का मतलब होता है रंगना, ठीक है, रंगाई होता है विरंजन, ठीक है। तो उसी प्रकार है इसका उपयोग कहाँ होता है, वस्त्र उद्योगों में, जहां पे हमारे वस्त्र बनते हैं, जो हम पहने हुए हैं, जो आप पहनते हैं, वो वस्त्र जहां पे बनते हैं उनको हम लोग वस्त्र उद्योग कहते हैं। वस्त्र उद्योगों में सूती के विरंजन के लिए, यानी कि जो सूत होते हैं, जिस सूत से हमारे कपड़े बनते हैं, जिस धागे से हमारे कपड़े बनते हैं, उन धागों के विरंजन के लिए, यानी कि उनकी रंगाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कागज की फैक्ट्री में, जो हम लोग आप जैसे पढ़ा रहे हैं और आप जिस कॉपी पर हमारे इस सारे नोट्स को नोट कर रहे हैं, वो जो कागज बनती है उस कागज के फैक्ट्री में होती है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में हम जैसे कि जानते होंगे कि बांस के खाल से ही आपका पेपर बनता है और उस बांस का खाल हरा होता है और आपका पेपर सफेद होता है, ठीक है। और कई रंगों में डायरी आती है, तो उनके विरंजन के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, रासायनिक उद्योग में, बड़े बड़े रासायनिक उद्योगों में क्या होता है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग एक उपचायक के रूप में किया जाता है। और चौथा, जैसे कि हमारे बोर्ड पे जगह नहीं बची हुई थी, इसी के कारण हम नहीं लिख पाए थे, लेकिन अब चौथा हम लिख देते हैं। क्या इसका जो चौथा उपयोग होगा, ठीक है, इसका जो उपयोग होता है चौथा, वो होता है क्या कि पीने वाले पानी जो होता है ना, उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको जीवाणु से मुक्त करने के लिए इसका होता है, ठीक है। तो दूसरा में लिख, यहाँ चौथा में लिखेंगे क्या कि पीने वाले पानी, ठीक है, पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए होता है, ठीक है, जीवाणु मुक्त करने के लिए होता है, मुक्त करने के लिए
जी हाँ, पीने वाला चौथा जो हमारा है कि पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, ठीक है, जीवाणु मुक्त करने के लिए, यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो पानी पीते हैं जीवाणु तो बहुत छोटे छोटे दिखाई नहीं देते हैं, और हम जो पानी पीते हैं वो उतने भी क्लियर पानी नहीं होती है, ठीक है, हमारे गल से जो पानी निकलती है वो भी उतना क्लियर नहीं होती है, आपको साफ साफ सफेद सफेद दिखती है लेकिन वो उतना क्लियर होती नहीं है, क्योंकि जीवाणु को हम लोग आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, क्योंकि उसकी आकार जो होती है इतनी छोटी होती है कुछ कहने लायक नहीं। तो ये भी हम पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, अमीबा पढ़ा, इसी सब के बारे में 9th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जीवाणु के बारे में पूरा फुल आगे पढ़ना है बायोलॉजी में, 10th के बायोलॉजी में, ठीक है। तो अभी हमारा तो ये चल रहा है क्या, केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। बस उद्योगों में सूती के व्यंजन क्लियर हो गया। पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, अब पीने वाले पानी है, अब पानी है उसमें विनेगर चूर्ण को डाल दीजिए, विनेगर चूर्ण को डाल दीजिएगा तो जितना भी जीवाणु है सब उसमें से मुक्त हो जाएगा, यानी कि सब जीवाणु जो होंगे मर जाएंगे, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। या फिर पीने वाले पानी को गर्म किया जाता है तो भी उसमें से जीवाणु मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, ठीक है। आइए फिर देखते हैं हमारा जो अगला है बेकिंग सोडा। जी हाँ, अगला जो है हमारा क्या है कि बेकिंग सोडा, इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बनता कैसे है, आप लोग बहुत ही है कि मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग बहुत ही जो है कि मतलब कि जितने भी आप भाई मेरे बंधु देख रहे हैं, मेरे जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो सभी क्या जानते हैं कि मतलब कि भाषा को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में थे कि साधारण नमक से कैसे बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें क्या करना था, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करना था, विद्युत धारा घटित करना था, तो क्या बन जा रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, तो उसी को भाषा में लिखना था, तो आप लोग लिख चुके थे, ठीक। उसी प्रकार है, टाइम को वीडियो को लंबा न करते हुए, बेकिंग सोडा के भाषा को न लिखते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं समीकरण पे कि अब बेकिंग सोडा बनता कैसे है। तो इस साधारण नमक के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अमोनिया से विक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा हमारा NH4Cl। जी हाँ, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब अमोनिया से कराइएगा विक्रिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जब विक्रिया कराइएगा तो हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। साथ ही में बनेगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब इतना तक तो हो गया, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, NaHCO3 को कहते हैं, ठीक है। अब जो इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए जब इसको गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, और ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप त्रिभुज का, वो गर्म है, और जब इसी चिन्ह का उल्टा कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो इसका मतलब होता है ठंडा। जी ठीक है, इसका ठंडा होता है और इसका उल्टा कर दिया जाए तो गर्म हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस प्राप्त होता है। ये समीकरण VVI है, इसको भी लगा दीजिए, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक्स को VVI चल ही रहा है। इसका उपयोग कहाँ होता है, उसको देखिए, इसका उपयोग क्या होता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। सोडियम जो है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जब अमोनिया से विक्रिया कराया तो क्या बना हमारा बेकिंग सोडा बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट बना कि नहीं बना। तो वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बना, इसका जो उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका जो उपयोग होता है सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जब आप अगर कहीं आपको पटना जाने का मौका मिले, जब आप पटना गए होंगे या फिर कितने भाइयों का तो घर ही हमारा पटना होगा, ठीक है। तो जब आप पटना में जो है मतलब गर्मी के दिनों में जो वहां पे मिलते हैं कोला वाले, क्या करेंगे, एक छोटा सा पेप्सी का जो बोतल आता है ना, पेप्सी वाला शीशा वाला जो बोतल आता है वैसे रखे रहते हैं, और उसको किस तरह जान करके रखते हैं कि मालूम नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलाते हैं। उसके बाद वहां पे क्या कहते हैं कि पाउडर बेकिंग सोडा भी वहां पे मिलाते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें बंद करके उसको झमाड़ के एकदम ऐसे करके देते हैं आपको पीने के लिए, तो ठंडा ठंडा रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सोडा अग्निशामक, ठीक है। तो इसका उपयोग उसी में किया जाता है, सोडियम अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। किसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। इसका तीसरा जो उपयोग होता है, बोर्ड पे जगह नहीं बची इसके कारण लिख नहीं जाते हैं
कि इस अभिक्रिया के दौरान, बेकिंग सोडा के अभिक्रिया के दौरान जो हमारा इसको जब गर्म करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या किया हम पहले सोडियम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में किया। जब इसको गर्म कीजिएगा ना तो यहाँ से जो CO2 गैस जो प्राप्त होता है ना, ये CO2 ये हमारा किस चीज में सहायक देता है, ये जो सहायता हमारी करती है वो पाव रोटी जैसे कि आप लोग खाते होइएगा, ठीक है। पाव रोटी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मुलायम वाला जो पाव रोटी होता है उसको दाबिएगा तो वो वापस फूल जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही मुलायम होता है। क्यों होता है? इसी के कारण होता है भैया, इसी के कारण होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में जल बनता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल पाव रोटी बनाने वाले फैक्ट्रिकों में किया जाता है, जिसके कारण आपका वो मुलायम जो पाव रोटी होता है वो बन पाता है, वो मुलायम हो पाता है और स्पंजी हो पाता है, इसी के कारण, ठीक है। तो 3 उपयोग इसके हम बता चुके हैं, आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले वीडियो में धोने का सोडा क्या होता है उसके बाद। तो आइए देखते हैं क्या धोने वाला सोडा जो होता है, धोने का सोडा का उपयोग कपड़ा वपड़ा धोने में भी किया जाता है। जी हाँ, बड़े बड़े दाग धब्बों को हटाने के लिए भी सोडा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको धोने का सोडा बोला जाता है। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट into 10H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम लोग पढ़ते क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जी हाँ, डेकाहाइड्रेट यानी कि 10 को जल है, इसलिए डेकाहाइड्रेट भी पढ़ते हैं, या इसका रासायनिक नाम लेने के वक्त इसको बोलते हैं हम Na2CO3 into 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट into 10H2O इसको बोल सकते हैं, फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बनता कैसा है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 जो होता है हमारा, उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी कि उसको क्रिस्टलीकरण करना है, यानी कि उसको जल से विक्रिया कराइए, फिर उसको क्या कीजिए बर्फ में चेंज कीजिए, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, क्या है, धोने का जो सोडा है वो कैसा लवण है, क्षारकीय लवण है। देखिए बनता कैसे है, यहाँ पे देखिए सेम उसका वैसे जैसे बनता है वैसे है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको 10H2O से विक्रिया कराना है तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना, इसी को तो बोलते हैं धोने का सोडा। जी हाँ, धोने का सोडा, यानी कि इसको इसका उपयोग जो होता है कपड़ा उपड़ा खींचने में भी किया जाता है, कपड़ा खींचने में, ठीक है। तो देखिए उपयोग जो इसका है कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच में, साबुन में, कांच, साबुन और मतलब कि कांच के उपयोग है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में किया जाता है। फिर इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि दिवाली आता है तो सब अपने अपने घर में साफ सफाई करते हैं, जैसा कि देखिए सब अपना घर को चिकन चुनू करेंगे मतलब सब अपने साफ करते हैं, ठीक है। और साफ करने के बाद क्या करते हैं, ये लाते हैं और छिड़क देते हैं, जैसे कि देखते हुए कहीं कहीं पे कि कभी-कभी 15 अगस्त के मौके पर या फिर किसी मतलब कि कोई नेता उतारने वाले रहते हैं तो सड़कों के साइड में क्या चूने को ठीका जाता है, कुछ चूना टाइप का होता है, वो चूना नहीं होता है, ठीक है। ये होता है धोने का सोडा होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का जो होता है वो धोने का सोडा होता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, साफ सफाई में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। ये कीटाणु को मार देता है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, यानी कि कठोर जल जो होता है जिसको हम पी नहीं सकते हैं, अगर उसमें अगर हम धोने को सोडा को मिला है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मृदु जल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका उपयोग किस लिए होता है, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी होता है, यानी कि मृदु जल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, जिसको हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं, जिसको सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग किसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है क्या, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O। इसको हाफ H2O को हम लोग हेमी हाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते थे। वहां पर 10H2O था, धोने के सोडा को डेकाहाइड्रेट बोलते थे, और यहाँ पे हाफ H2O है तो इसको अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट हम बोल सकते हैं। तो इसका रासायनिक नाम जब पूछे तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं। अब बनता कैसे है, इसको बनाते कैसे हैं, तो जिप्सम, जिसका आप लोग नाम पहले नहीं सुने होइएगा, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। क्या करता है, यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी या फिर ऑब्लिक, यहाँ पर गौर से देखिए, हेमी या फिर ऑब्लिक अर्ध हाइड्रेट
बनाता है। अर्ध हाइड्रेट यानी कि हेमी कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं ना। अब देखिए जिप्सम होता क्या है, तो जिप्सम हमारा ये दिख रहा है कैल्शियम सल्फेट into 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट into 2H2O, यानी कि यहाँ पर जल के कितने अनुभाग ले रहे हैं, 2 अनुभाग ले रहे हैं। लेकिन जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो मालूम है ना कि जल का भाप में ऊपर उठना होता है। तो जब इसमें से जल का क्या होता है, देर अणु जो होते हैं जल के वो निकल जाते हैं। तो यही तो बोल रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट डेका हेमी हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो वही तो है CaSO4 2H2O, 373 केल्विन ताप पे गर्म किए, CaSO4 अर्ध हाइड्रेट बना, पीओपी जिसको बोलते हैं। अब जिस जिप्सम हो गया, इस जिप्सम का सूत्र भी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में जिप्सम निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक। अब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए बहुत जगह सुने होगा, ऐसा तो नहीं है किसी का मतलब खुदा ना खासा किसी का मतलब कि ना हो, किसी के साथ ये घटना ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ ये घटना घटती है, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बोलते हैं क्या, कि डॉक्टर सब बोलते हैं क्या कि मतलब अगर क्रैक रहता है तो उसको क्या करते हैं कि गर्म पट्टी से उसको ठीक किया जाता है। लेकिन जैसे ही होता है कि टूट जाता है तो सुनते हैं कि जैसे कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि प्लास्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा। हाथ टूटा तो हाथ का प्लास्टर करना पड़ेगा, पैर टूटा तो पैर का प्लास्टर करना पड़ेगा। तो जो प्लास्टर करना होता है क्या, वो ये हमारा घर जो प्लास्टर होता है क्या उस प्रकार का प्लास्टर से किया जाता है, उस सीमेंट वालों से किया जाता है क्या प्लास्टर, उससे नहीं किया जाता है हुआ, किया किससे जाता है, इस यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट से किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसी का उपयोग किया जाता है क्या चीज, टूटी हड्डी को स्थिर रखने के लिए। वो जो आपके हाथ में बांधा जाता है ना, किसी के हाथ में बांधा जाता है जब उसकी हड्डी टूटती है तो वो ऐसे उसको इसलिए नहीं बांधा जाता है क्योंकि मतलब वो भारी है, उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए बांधा जाता है, ठीक है। तो टूटी हड्डी को स्थिर रखने के लिए। फिर दूसरा है खिलौना सजावट की सामान बनाने में। बहुत सारे खिलौने होते हैं, उनकी सामान बच्चा में लोग बहुत तोता देखते थे, मतलब जो होता था क्या कि कुलिया बनाता था ना पहले, तो उसमें का जो तोता होता था ना वो ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता था, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो गया खिलौना सजावट की सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा है इसको सतह को चिकना बनाने में के लिए होता है। अब किस सतह को चिकना बनाने के लिए होता है, अब बहुत हमारे जो है राजमिस्त्री हमारे बहुत क्या हो गए, एक्टिव हो गए। हमारे जो घर को बनाते हैं उनको राजमिस्त्री कहते हैं, ठीक है। और वो क्या हो गया कि बहुत एक्टिव हो गए और कि बहुत अपने अपने सबके पास माइंड आ गया। अब जो है पढ़ लिख के लोग राजमिस्त्री बन रहे हैं। पहले क्या थे कि मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको काम ये आता था, वो किसी से काम सीखते थे तो उसके बाद ये काम करते थे। लेकिन अब क्या है कि दिमाग लगा लगा के लोग काम करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सतह को चिकना बनाने के लिए किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो सतह को चिकना बनाने के लिए क्या होता है, अब किसी का घर बना, नया घर बना, तो सुनते होइएगा कि जो आजकल के एडवांस राजमिस्त्री हमारे जो तकनीकी से जो है जिनके पास बहुत सारी तकनीक है, वो क्या कहते हैं कि सतह को क्या करें हम कि मतलब कि उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं। इसको क्या करते हैं मतलब कि पीओपी कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बोलते नहीं है, वो बोलते क्या है कि पीओपी करना है, इस दीवार को पीओपी करना है, इस जमीन को पीओपी करना है। खासकर जमीनों में तो टाइल्स लगाया जाता है चिकनों के लिए, लेकिन दीवार में जब इसको बोला जाता है तो लोग मतलब कि हमारे जो राजमिस्त्री होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इस दीवार को मतलब कि हमको पीओपी करना है। जैसे कि सुनते होइएगा अगर आसपास अगर किसी का भी घर बन रहा हो तो जाइएगा तो उससे पूछिएगा किसी राजमिस्त्री से कि भैया पीओपी होता क्या है, तो बताएंगे कि जो हमारा ये दीवार है ये प्लास्टर तो हो गया है, लेकिन इसको पीओपी करने के लिए, इसको सतह को चिकना बनाने के लिए पीओपी किया जाता है, चिकनी बनाने के लिए, जिस पर से हाथ हमारा छलता है, ठीक है। तो ऐसे चिकनी किया जाता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल भी सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। अब आता है क्या कि मतलब कि रवाकरण का जल किसको कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग इतना जान चुके हैं कि रवाकरण का जल किसको कहते हैं। तो वीडियो को बार बार पॉज करने से मतलब कि क्या होता है कि हमारे वीडियो की क्वालिटी कुछ बिगड़ जाती है और वीडियो जो है हमारे मतलब कि कुछ जूम आउट होने लगते हैं, जिसके कारण आज वीडियो को बिना पॉज किए हम बता सकते हैं क्या कि मतलब बताएंगे अगला जो हमारा है क्या है कि मतलब क्रिस्टलन का जल क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, का जल। नोट्स बहुत तैयार किया जाता चुका है, हम पढ़ाने के लिए अपने पढ़ाने के लिए अपना खुद का नोट्स एक बनाते हैं, ठीक है। हम खुद आप लोग को पढ़ाने के लिए पहले किताब को पढ़ते हैं, उसके बाद अपना नोट्स बनाते हैं, उसी नोट्स में से हम आपको लिखाते रहते हैं, ठीक है। उसी नोट्स में से जो हमको इंपॉर्टेंट लगता है उसको लिखाते रहते हैं। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में से, लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित
अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, का जल कहते हैं। तो क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल कहते हैं लवण के 100 इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, लवण के 100 इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एग्जांपल में अगर हम बताएं तो CuSO4 में 5H2O है कि नहीं, क्रिस्टलन का अगर जल हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं CuSO4 into मान लीजिए 1.2H2O लिखे हैं, यही जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है? तो देखिए यहाँ पे जो जल कितना है, जल की निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है, 1/2 है। तो क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा? 1/2। वही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CuSO4 into यहाँ पे 2H2O जो कि जिप्सम का सूत्र है, यहाँ पे क्रिस्टलन का जल कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित अणुओं की संख्या 2 है। वैसे ही वहां पे अगर जैसे कि था Na2CO3 into 10H2O, यहाँ पे क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर आज का जो वीडियोस हमारा है, आज का वीडियोस और साथ में ये चैप्टर हमारा चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण यहीं पे समाप्त होता है। अगर आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 5 से 6 नंबर यहाँ से उठते हैं पिछले टॉपिक्स में से, आगे के टॉपिक से। और जो हम इस चैप्टर पढ़ाए हैं, इस चैप्टर ये वीडियो तो बहुत ही MBBI है। इस वीडियोस के अगर सारे नोट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 5 से 6 मार्क्स तक इसमें भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं। बार बार हम यही रिपीट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संख्या भी, संभावना भी ज्यादा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर ऐसे ही वीडियोस को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस जब अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन गिरे, ठीक है। मैं प्रिंस राज आप सभी से एक बार फिर से विदा लेता हूं। मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए चैप्टर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।